मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग ना थी। और वजह यह थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई थी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बेचैनी की वजह यह थी कि मैं अपने ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। नताशा से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। मैं जब आँख खोली थी तो खुद को अनाथ आश्रम में देखा था। मैंने होश संभालते ही अनाथ आश्रम का माहौल देखा था और वहीं एक इंचार्ज ने मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थी जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर चला गया था। शायद मेरी माँ की कोई मजबूरी रही होगी कि मेरे पापा ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी। अगर फिर से बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, इसीलिए उसने चुपचाप मुझे झूले में डाल दिया होगा। या फिर मैं किसी की नाजायज औलाद थी जो किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में मुझे डालकर अपना जान छुड़ाया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन है। बस 3 साल की उम्र में जब मैं थोड़ा होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहाँ रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिलती थी चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र ही सिखाया गया था। मुझे क्या, अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे का यही हाल होता था। लेकिन एक रात मैं सो रही थी जब मुझे रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी इसीलिए मेरी आंखें खुल गई थी। जैसे वह रोने वाली बच्ची की आवाज़ मेरे कहीं आसपास से ही आ रही थी। उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया था कि तभी अचानक से ही कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई थी। मेरी उम्र भी लगभग 5 साल की थी। वह बच्ची रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी पुकार रही थी कि मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी मम्मी के बगैर मर जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वह नौकरानी कहने लगी कि तुम्हारा ठिकाना अब यही है, इसलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहां बैठा दिया और कहने लगी चलो सो जाओ, और खबरदार जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया तो जब से आई हो रोए जा रही हो। नौकरानी उसे डांट कर बाहर चली गई। क्योंकि मैं उठकर बैठ गई थी, वह मुझे देखने लगी थी, साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी। कुछ देर सहमी भी लग रही थी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। अचानक पता नहीं क्यों मुझे नताशा को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत महसूस हुई थी। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की ज़रूरत थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? वह कहने लगी मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती है। लेकिन जब मैं मम्मी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी, हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती है। लेकिन रास्ते में बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को होश में आ गया है। अब मैं उठी तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों में से मैंने अपने माँ के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगे कि सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। यह कहकर 2 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वह मुझे यहाँ छोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरी मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? यह सुनकर मैं एक ठंडी यहाँ भरी थी। नताशा कहने लगी मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा कमरा था, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर वापस जाना है। वह रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे तकलीफ पहुँचा रही थी। मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने नताशा में ऐसी क्या बात है कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और फिर वह भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया हम दोनों यह हाल था कि एक जान और 2 शरीर थे। फिर तो जहाँ नताशा होती वहाँ मैं पाई जाती। जब तक नताशा नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाती थी
और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत पवन जड़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, इसीलिए इंचार्ज से हमने अनुमति लेकर कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को ही पढ़ाने लगे थे। उस समय नताशा के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वह भी अब मर चुके थे। उसका घर अपना था, अपना कमाता था। उसने सोचा कि वह अनाथ लड़की जो सहारा दे, लेकिन वह कहता है कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, लेकिन नताशा बेहद हसीन थी। हम 5 लड़कियां थे जो उस उम्र में कम थी और लड़कियां छोटी थी या फिर ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी। इसलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था और उस नौजवान ने पूरी नज़र पर डाली थी। नताशा पर जाकर उसकी नज़र रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और यह सुनते ही नताशा की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज ने कहा, ठीक है, आप कल को आ जाना और नताशा को तुम्हारी बहुत ही सादगी से शादी करा देंगे। नताशा ने फौरन ही कहा, मुझे नहीं करनी शादी। यह कहकर वह फौरन वहाँ से निकल गई थी। हम चारों, लड़की और इंचार्ज, उसे हैरत से ज़्यादा देखते लगे। कोई भी इस बात की वजह नहीं जानता था। वह लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करे कि आप किसी और लड़की को पसंद कर ले, लेकिन वह लड़का कहने लगा, मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर घबरा गई हो। आप उसे समझाइए, मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आऊँगा। यह कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया। मेरे इंचार्ज ने ठंडी आहट से कह रहे थे कि पहले तो यहाँ अच्छे रिश्ते आते नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो लड़की उसे अपनी खुद किस्मती ही समझती है। हम सब ना उस लड़के की अच्छी तरह से छानबीन कराई है। यह बहुत ही शरीफ नौजवान है, अच्छा कमाता है, अपना घर है। नताशा और क्या चाहिए? नताशा को ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आएंगे। मैंने कहा, जी मैडम। मैं भी तो थी कि नताशा ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वह बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लगकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, सुनैना, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी शादी? क्या बुराई है उसमें? सूरत का तो बुरा नहीं है, ना ही गरीब है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों के ही मिलते हैं। अगर माँ बाप के घर बैठी बिता शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ जाए तो वह लोग उसे खुश नसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया, ऊपर वाले का शुक्र करो। नताशा कहने लगी, सुनैना, कहीं मैं अपना सर पीट लूं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पूछे हैं और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। हम यूं ही अपनी ज़िंदगी इसी अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ के सिस्टम संभालेंगे, बस गुजर हो जाएगी ज़िंदगी। शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो? वह लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया। कहता है मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ होती है और यह तो हर औरत को नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुश नसीब हो कि वह लड़का तुम्हें पहले ही नज़र में छाने लगा है। नताशा कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में आने ही ना दे, तुमसे मिलने ही ना दे, तो मैं तो मर जाऊंगी। वह कुछ ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने उसकी आंसू पोंछे और उसे मोहब्बत से समझाया और फिर उससे यह भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वह तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने के लिए लेके आता रहे। ठीक है, मेरे बहुत समझाने पर वह राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने पास ही बैठा लेती। तुम मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके पास ही बैठी रही। दिल तो मेरा भी उसकी तरफ से बहुत उदास था, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी सीढ़ी, मुझे और क्या चाहिए था। नताशा शादी के बाद मेरे गले लगकर खूब रोई थी और फिर विदा होकर चली गई। मैं नताशा के पति से कहा था कि वह उसे कुछ दिन ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उसने इस बात पर हमें भी
भरी थी कि हाँ, बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही नताशा को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब नताशा आई तो उसके चेहरे पर पहले खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। वह इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद न थी। बार बार मुझे साहिल की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, सुनैना वह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वह कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत हो कि चलो नताशा, अपनी जिंदगी से खुश तो हुई। उसके बाद वह जब भी आती अपनी बातें मुझे करने लगती। उसकी बातें साहिल के आसपास ही घूमती रहती थी। वह यह कहता है, वह यह कहता है, मेरी बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर साहिल नताशा पर दिलो जान से फिदा था। 1 साल बीत गया था लेकिन उसके घर औलाद नहीं हुई थी और फिर भी साहिल की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझे कहा कि अब तुम भी ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि मैं अब ज़्यादा समय नहीं दे सकती हूँ। इंचार्ज कुछ बीमार रहने लगी थी। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। अब इंचार्ज काम ही आती थी, लेकिन उसका भाई सुमित ऑफिस में बैठने लगा था। वह ऑफिस के बाहरी का मामला देखता करता था और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मैं इंचार्ज थी। और लेकिन शौक मिजाज की बहुत ज्यादा थी। बात बात पर हंसने लगता था, मजाक करने लगता था। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वह मुझसे कहता था कि खूबसूरत लड़कियों के नखरे बड़े हैं। भाई, लड़कों के सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतनी भी क्या, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ। शायद इसीलिए फिर मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम बताओ सुनैना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ जो लड़कियां मुझे देखकर ही अपना रुख बदल लेती हैं। अब उसकी बात का क्या जवाब देती। मैं बात को टालने की कोशिश करती। मैंने कहा कि आपको मालूम है कि जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए हैं उनमें से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है। मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उसमें से देखकर बात करने लगी। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रख दी और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, मैंने आपसे पूछा है, मुझे बताइए। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, बहुत ही बेकार का सवाल है। सुमित कहने लगा, असल में एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे चाहने लगा हूँ, लेकिन वह तो मुझे घास ही नहीं डालती, मुझे देखकर ही अपने नजरें फेर लेती है। इसीलिए मुझे डर सा लगता है कि आप बताइए, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता। वह इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी। बेशक वह बेहद खूबसूरत नौजवान था, लेकिन अच्छा था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लो। कहने लगा, आपने मुझे देखा है, जरा गौर से देखकर बताइए। लड़कियों को जरा ज्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक ऐसे ही सपने देखती हैं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़कर देखी। मैं जस्ट छोटी सी नज़र से उसे पर डाली और कहा, जी आप बहुत अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझ में ऐसा लड़का प्रपोज कर दे तो आप क्या मान जाएंगी। अब तो उसके सवालों ने मुझे बदवास कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब देती। सुमित कहने लगा, बताओ न सुनैना। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है, हमारी मर्जी पूछी नहीं जाती है। मेरे लिए तो किसी बूढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उसे भी एतराज नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझकर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह देखकर तो मैं बुरी तरह से उछल पड़ी थी। उसने पहले कि मैं कहती कि वह कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वह लड़की कोई और नहीं। यह सुनकर तो मेरे कानों की सीटियां बजने लगी थी। मैं इस तरह से इशारे मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकली थी। आज तक पहुंची थी कि वह कहने लगा, सुनैना प्लीज इनकार मत करना। और फिर इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और सुमित भी साथ ही था। कहने लगा कि हम ही बहन भाई हैं और यह मेरे साथ ही रहता है। सुनैना, तुम इसकी संगत में बहुत खुश रहोगी। दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाएगा।
तुम इसके साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जियोगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, सुमित कहने लगा, दीदी सुनैना को अंगूठी मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थे। उन्हीं दिनों नताशा अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उसे यह खबर नहीं सुनाई थी, वरना वह तो सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच जाती। मैंने सोचा जब वह मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे वह खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है वह भी बहुत खुश हो गई। नैनीताल ट्रिप जाने से पहले नताशा यहाँ आई थी। मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा था। सुनैना, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम अब मेरे सर पर है। तुम खुद ही सोचो, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। नताशा बोली, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर ना आऊँ, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब अपने घर पर दिल लगाना शुरू करो। भला यह कोई बात है? अब तो साहिल भी मुझे कहने लगा था कि आप ही इसे समझाइए कि यह घर पर दिल लगाकर रहे। हर समय आपकी ही बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं एक ऑफिस कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं नताशा को बहुत समझाया था। उधर साहिल नताशा को घूमने के लिए नैनीताल ले गया था और इधर सुमित ने मेरी मंगनी हो गई थी। खैर 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन मैं इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 2 महीनों में सुमित से कहें कि वह मुझसे दूर ही रहे। मेरी बात सुनकर सुमित मुझे नाराजगी भरी नज़रों से देख रहा था। कह रहा था, एक बार मेरे घर आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत पाबंदियां लगानी आती है तुम्हें, गिन गिन के बदले लूंगा। तुम जो जुदाई की सजा मुझे दे रही हो बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इसकी इस तरह की बातें मेरा दिल धड़कने के लिए काफ़ी थी। मुझे लगा था कि नताशा 8 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन वह तो चौथे दिन ही रोती धोती अनाथ आश्रम पहुँच गई थी। कहने लगी, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, वह बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही। इसीलिए मैं साहिल से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उस बेवकूफ़ लड़की की अक्ल के जितना भी अफसोस करती उतना ही कम था। खैर मैंने उसे अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाई तो वह मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, यह कब खरीदी तुमने? मेरे चेहरे पर पहली मुस्कान देखकर वह कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे से सब कुछ बता दिया। यह सुनकर तो वह हत्या से ही उखड़ गई थी। हालांकि मुझे तो लगा था कि वह मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी, मुझे ढेर सारी दुआई देगी। कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है नताशा, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? नताशा कहने लगी, अगर तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती हो। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती हूँ? सुमित बहुत अच्छा इंसान है। नताशा कहने लगे कि नहीं कर सकती, यह तो तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी पहले यहाँ आता था अपनी बहन से यही कहता था, मैं तो जॉब भी दुबई में ही करूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। यह तो शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊंगी हमारे बगैर। वो मैं उसके इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, नताशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी साहिल के साथ मन लगाओ और अपना परिवार बनाकर सुमित के मुझे दुबई ले भी गया, तब भी हम फोन से एक दूसरे से बात करते रहेंगे और जब भी मेरा यहाँ इंडिया में आना होगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। लेकिन नताशा ने तो एक तमाशा खड़ा कर लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से ही मेरी अंगूठी उतारकर कहने लगी, खत्म करो इस रिश्ते को। सुनैना, तुम कभी किसी से भी शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ, 2 दिन में 100 बार तुम्हें याद करती हूँ, साहिल की जान खा जाती हूँ और मुझे सुनैना को देखना है, उससे मिलना है, बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं कर लेती मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे नताशा के भोलेपन पर अफसोस होने लगा था। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढकर पहनी और फिर नताशा को सख्त शब्दों में कहा कि तुम हो क्या गया है, अपने घर में दिल लगाना चाहिए अपने पति के साथ। जाहिर सी बात है मैं भी सारी जिंदगी ऐसे ही नहीं बैठी रहूंगी, शादी तो मुझे करनी है।
सुमित नहीं होगा तो कल को किसी और से हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यह अनाथ आश्रम में तो नहीं बैठी रहूंगी। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। यहाँ सुनैना था कि नताशा रोने लगी थी और फौरन वहाँ से चली गई। मैंने सोचा अच्छा है कि वह चली गई, 2-3 दिन तक मैं ही वह वापस आ जाएगी। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी, लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, नताशा की कोई खबर नहीं थी। वह तो मुझे नताशा की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ सुमित रोज मुझे फोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोजाना वह मेरे साथ कोई न कोई प्लान बनाता था। कभी कहता शादी के फौरन बाद हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, कभी कहता वहाँ घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी जब नताशा के रूठ कर जाने के 10 दिन गुजर गए थे। एक दिन साहिल का कॉल आया। वह बहुत परेशान था। कहने लगा, मैं बहुत मजबूरी की हालत में आपको फ़ोन किया है। मैंने कहा क्या हुआ साहिल? कहने लगा, नताशा बेहद बीमार है, उसका बुखार ही नहीं जा रहा और बुखार से भी वह आपको ही बुला रही है। यह सुना था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन नताशा के घर गई थी। वह बेखुदी सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसे पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी कि दुआ करो सुनैना कि मैं मर जाऊं। उसकी यह बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? जब से मैं यह सुना है तुमसे नाराज होकर आई हूँ, मैं तभी से बुखार में हूँ। साहिल से कई बार कहा कि वह तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी मैं ठीक होंगी, लेकिन वह नहीं माना। 10 दिन से मैं बुखार में हूँ। मेरा बुखार एक पल के लिए भी नहीं उतरता। तब जाकर साहिल ने तुम्हें बुलाया है। यह कहकर वह रोने लगी। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने सीने से लगाए, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी रो ही रही थी। कहने लगी तुम्हें शादी ही करनी है तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम साहिल से शादी कर लो। यह बात सुनकर तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? वह रोने लगी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुनैना मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो साहिल से शादी कर लो। हम दोनों मिलकर रहेंगे जैसे बचपन से अब तक मिलकर रहते आ रहे हैं। मुझे इस चीज से कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो, मेरी सौतन हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मुझे लगा वह अपने होश में नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही मैं उठकर पीछे पलटी तो साहिल दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। मेरा उसके नजरों का टकराव हुआ तो वह कुछ हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पे दिग्भ्रमि साफ जाहिर थी कि मैं फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नताशा मुझे यह बात भी कह सकती है। अंदर से मुझे नताशा और साहिल के लड़ने की आवाज आ रही थी। वह बार बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी करो वरना मैं मर जाऊंगी। साहिल बोला, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को आग भर के देख भी नहीं सकता। और शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारी दोस्त से। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर में दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान करके रखा है। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से साहिल के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं जल्दी से कमरे में भागी थी तो मैंने देखा कि नताशा ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की दवाइयाँ डाल रखी थी और पानी पीकर उसे निकल लिया था। कहने लगा, ठीक है मैं मर जाती हूँ, फिर तुम दोनों जो चाहे कर लेना। यह सुना था कि हम दोनों के होश उड़ गए थे। फौरन साहिल उसे लेकर अस्पताल में भागा। मैं भी साथ में ही गई थी। धीरे धीरे वह नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे नताशा बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन लग गए थे लेकिन नताशा को अभी तक होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने भी कुछ उम्मीद से नजर आ रहे थे। उन्होंने उसका स्टमक तो वॉश कर दिया था, लेकिन कहने वालों की दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। हमें डर था कि वह कोमा में न चले जाए।
मैंने यह सुना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। साहिल की हालत भी मुझसे अलग ना थी। 2 दिन बाद उसे होश आ गया था तो हमारी जान में जान आई, लेकिन वह अपनी जिद पर अभी भी अड़ी हुई थी। हम दोनों से कहने लगे कि अगर तुम दोनों ने शादी ना की तो मैं फिर से ऐसे ही कोई हरकत करूंगी। मैं सुमित को कभी भी सुनैना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वह हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा भी दूर न हो, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। साहिल अब जान चुका था कि वह सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वह सचमुच ही वह कर गुजरेगी, इसीलिए उसने हथियार डाल दिए थे। फिर भी वह हार मान पड़ी। जैसे ही नताशा की तबीयत थोड़ी समझ में आई, उसने अस्पताल के पास बने मंदिर में ही जाकर मेरी और साहिल की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम में वापस आई तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। 2 दिन बाद अनाथ आश्रम पहुंची थी कि सामने ही सुमित मुझे घूर रहा था। कहने लगा, क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त को? 2 दिन तो उसके घर में रहने चली गई। कितना फोन किया मैंने तुम्हें सुनैना, एक फोन का भी तुमने जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे क्या कहती कि हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वह और हैरत से मुझे देखता रह गया। कहने लगा, सुनैना ये क्या है? मैंने कहा, सुमित मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, मैं यह रिश्ता नहीं निभा सकती। यह सुना था कि वह गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रोजाना तुम्हें फोन पर हम बातें करते हैं, कल तक तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, आज से मेरी शादी हो गई है। यह सुना था कि वह तो मुझे यूं ही देख रहा था जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब उसकी नज़र मेरी मांग में भरी सिंदूर पर पड़ी थी। वह चौंक गया था। सुनैना यह सब क्या है? कह दो कि यह सब झूठ है। सुनैना, भगवान के लिए ऐसा जानलेवा मजाक मत करो। यह सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वह कहने लगा कि यह जज्बाती फैसला, तुम अभी के लिए तलाक ले लो। उस लड़के से मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल से इस बात के लिए राजी नहीं है तो तुम कैसे शादी कर सकती हो? यह तुम्हारे साथ भी ज्यादा ही है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनैना, चलो फोन लगाओ अपनी दोस्त को। सुमित बेहद परेशान था। मैंने कहा, सुमित वह मर जाएगी। पहली बार मैं सुमित की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मैं, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? क्या मैं इतना भी खैर नहीं हूँ? तुम्हारे लिए मेरे दिल में जरा भी कुछ भी जज्बात नहीं। वह अपने आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, ठीक है, जाओ जाकर अपनी दोस्त की जिंदगी दो। यह कहकर वह रुका नहीं, अनाथ आश्रम से बाहर निकल गया। 2 दिन तक मैं रोती रही। एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई। कहने लगी कि सुनैना, तुमने यह अच्छा नहीं किया, मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। वह आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब लग गई है और शादी के फौरन बाद तुम्हें दुबई ले जाता। लेकिन तुम्हारे फैसले ने मेरे भाई के जीने की इच्छा छीन लिया है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ्लाइट से ही वह जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए सीने में ही थम गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी तो नहीं दे सकती थी। कुछ दिन यही नताशा खुशी से साहिल के साथ आई थी और मुझे विदा कराने के लिए मेरे लिए एक शादी का लहंगा भी लाई थी। उसने मुझे अपने हाथों से तैयार किया था और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह सच में पागल लड़की थी, वरना अपनी सौतन को कौन सा इतना अच्छा से सजाता है। मैं एक अनचाही दुल्हन हूँ। और घर जाते ही नताशा ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। मेरे दिल में अभी साहिल के लिए कोई जज्बात ना थे। मैं जानती थी कि वह मेरे लिए ऐसे ही कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे बहुत गम था। सुमित का मेरी तरफ से दिल टूट गया था, लेकिन मैं क्या करती? नताशा की जिंदगी थी और मैं इसकी खुद गर्ज नहीं हो सकती थी कि अपनी दोस्त की मौत को घाट उतार देती। फिर मैंने यह सोचा कि समय के साथ साथ वह भी समझ जाएगी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मैं सिमट कर बैठ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि साहिल से कह दूंगी कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं नजर उठाकर देखा तो साहिल के बजाय कमरे में नताशा आई थी। मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी उत्साहित थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नताशा कहने लगी, देखो साहिल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वह मुझे बेतहाप मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं तुमसे साफ बात करने आई हूँ। साहिल से सिर्फ तुम्हारी कागजी रिश्ता रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत वह तुमसे करती हूँ उतना साहिल से भी करने लगी हूँ। मोहब्बत मुझे तुमसे है, उतनी ही जुनूनी मोहब्बत मुझे साहिल से भी है, इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि वह तुम्हें वो तरह से मोहब्बत दे जो वह मुझे देता है। तुम उन नज़रों से देखो जैसे मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ठंडी पड़ गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। नताशा कहने लगी कि तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ, ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो जाए, तुम्हें मुझसे दूर न चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अनाथ आश्रम में रहते थे। हाँ, लेकिन साहिल मेरा पति है और मेरा ही रहेगा। यही नहीं चाहूँगी कि तुम उसके लिए सजो या सवरो, उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आज़ादी से घर में चाहे जहाँ घूम फिर सकती हो, लेकिन जैसे ही साहिल घर आए तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तुम्हारा खाना पीना सब तुम्हें कमरे में ही मिल जाया करेगा। मैं तो नताशा की बातें सुनकर यूं ही गई थी कि जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। कैसे खुदगर्ज मोहब्बत थी नताशा की। अगर ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता सुमित से क्यों खत्म करवाया और क्यों अपने पति से शादी करवाई। मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझे मोहब्बत दे। सिर्फ मैं अपनी दोस्ती के खातिर अपनी जज्बातों की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी, कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसने मुझे कहा, मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगी कि अगर तुमने कभी भी साहिल के करीब जाने की कोशिश की तो तुम्हें खुद को खत्म कर लूंगी और साहिल को भी जान से ले लूंगी। तुम जानती हो ना, मैं जो कहती हूँ वह कर दिखाती हूँ। यही कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूं ही रह गई थी जैसे पत्थर सी हो गई हो। मेरे अंदर कोई जान ही ना बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। वह मेरी दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर करती थी। वह कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम जिंदगी की सजा सुनाकर चली गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। वो रात मैंने रोते सिसकते गुजारी थी। पहली बार मुझे अपनी गुमनाम माँ याद आने लगी, जिसके जिगर में टुकड़ा ही थी। सोचा तक जब उसे मुझ पर दया न आई तो मुझे अनाथ आश्रम में झूले में डालकर चली गई, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे यह लगा कि शायद मुझे सुमित की बद्दुआ लग गई है। वह मुझे कितना चाहता था और मैं उसे छोड़कर नताशा को अहमियत दे दी। नताशा को तो सब कुछ मिल गया, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वह दोस्त भी जो उसकी मोहब्बत के खातिर सारी जिंदगी एक मैदान जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। सुबह में जब कमरे से बाहर आई तो साहिल और नताशा नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर नताशा कहने लगी कि आओ सुनैना, यहाँ आकर बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर देती हूँ। इससे पहले कि नताशा उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, साहिल के माथे पर हाथ फेरा और उठकर वहाँ से खड़ा हो गया और एक ही घूंट में गर्म चाय अपने मुंह में डालने के बाद जाने लगा और कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं समझ गई कि मेरे आने से वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, मैं एक अनचाही पत्नी थी और उसके सामने उसकी मोहब्बत बैठी थी। वह भला वह मुझे क्यों अहमियत देता। समय गुजरने लगा था। नताशा साहिल के आने से पहले मुझे कमरे में कैदी बना देती थी। मेरा खाना भी वहीं देती थी। अक्सर मुझे कमरे से बाहर साहिल और नताशा की हंसने की आवाज़ आती थी। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगती थी। मुझे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा था। नताशा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साहिल के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 3 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि जैसे मैं कठपुतली हूँ। नताशा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली एक रात में रो रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मुझे लगा नताशा होगी। मैं आंसू साफ किया और दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा था। सामने साहिल खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप क्यों रो रहे हैं। कि उस समय मुझे उस पर गुस्सा आया कि उसकी हद ही नहीं थी। क्या वह इतना अनजान था कि मैंने कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आपके पास आपकी पत्नी मौजूद हो, जाइए उसके पास जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। यह कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर मेरे दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक रात लगभग 3 बजे मेरा सर दर्द के मारे फट रहा था। मैंने सोचा इस समय वह दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी मैं चाय बना ही रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने अचानक मुड़कर के देखा तो हैरान हो गई। साहिल किचन के दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था और मुझे जैसे ही देख रहा था, अचानक मेरी नज़र उससे मिली तो सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा, चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना दो। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए चाय बना रही थी। साहिल कहने लगा, सर तो मेरा भी दर्द हो रहा है, काफ़ी रातों से जाग रहा हूँ। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरा हाथ कुछ पल के लिए थम गया था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय बना चुकी थी, इसीलिए एक कप में चाय डाली और कह दिया, यह आप पी लेना, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि मुझे करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया है। साहिल कहने लगा, चाय तुमने अपने लिए बनाई थी, फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो? कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी? चलो ऐसा करते हैं, आधी आधी पीते हैं। यह सुनकर मैं हैरत हुई थी कि जो कुछ उसकी आंखों में था मुझे घबराने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि साहिल को क्या जवाब दूं। मेरा हाथ पकड़ते वह मुझे स्लैब के पास ले आया और एक घूंट चाय भरकर चाय की कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, लो पी लो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मैं हैरत से उसे देख रही थी और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मैं बेहद स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और मुझे देखने का तुम पूरा हक रखती हो, लेकिन जरा मुझे यह तो बताओ कि तुम मुझे छुपती क्यों हो? मैं तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ मुझे तुम कहीं नजर नहीं आती। साहिल की बातें तो मुझे हैरान कर रही थी। मैंने कहा, आपको परवाह है ना? जाने क्यों शिकवा कर बैठी थी उस पर। कहने लगा कि मुझे बहुत परवाह है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाजा क्यों लॉक रखती हो? कभी तुम्हें देखने का भी जी करता है तो मैं दरवाजे से ही लौटकर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता सुनैना। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि क्या वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मेरा दिल जोरों से धड़कता था। फिर कहने लगा, सुनैना तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी चाहने लगा हूँ। शायद यह हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियाँ मुझे बेचैन करती है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ मेरी नजरें तुम्हें ही तलाशती है। तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हें कमरे में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे कि नताशा होकर बैठती है। यह कहकर वह किचन से चला गया और मैं मिट्टी सी मूर्त बनी उसे देखती रही। अगले दिन मैं वैसा ही किया था। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकालकर खूब तैयार हुई और साहिल के आने से पहले बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे यूं हॉल में देखकर नताशा हैरत से आंखें बड़ी बड़ी कर रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती बाहर से डोरबेल बजी। मैं फौरन दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला तो सामने साहिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। उसने एक मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा कि तुम्हारे लिए है। यह सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। फिर आगे बढ़कर एक दूसरा बैग उसने नताशा को पकड़ा दिया, लेकिन वह गुस्से में थी। उसने वह शॉपिंग बैग वहीं पर फेंकी और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ाने की। खाना गरम करो, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, वह खुद को कुछ कर न ले। साहिल कहने लगा, कुछ नहीं करेगी। साहिल ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया था, बल्कि पहला निवाला भी अपने हाथ से ही मुझे खिलाया था। तब तक आंसू मेरी आंखों में बहने लगे थे। साहिल कहने लगा, यूं रोकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ। मेरा साहिल के साथ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उस लड़की के साथ बुरा सलूक करूं जो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को सिर्फ नताशा के जज्बातों को पनाह देकर छोड़कर आई है।
अपने हाथों में यूं उसने आंसू पोंछे, फिर मेरे कान के पास आकर कहने लगा, सुनैना, अपने कमरे का दरवाजा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब सी लाइन में धड़कने लगा था। साहिल की बातों ने तो जैसे मेरे अंदर के तमाम जज्बात को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे साहिल मेरे पास आया था और हमारे रिश्ते की डोर ही थी जो शायद मुझे साहिल की तरफ खींच रही थी। अब मैं साहिल की मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला, सुमित उसमें कहीं भी नहीं था। शायद सुमित ने मुझे उससे मोहब्बत ही थी, लेकिन मैंने कभी सुमित से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ साहिल के लिए ही था। सुमित के लिए दुख जरूर हुआ था, क्योंकि उसने तो मुझसे मोहब्बत ही किया था। साहिल मेरे पास आया और हमारे बीच सारी दूरियां खत्म हो गई। कहने लगा, सुनैना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि नताशा के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर नताशा मेरे प्यार के जैसे हकदार है, वैसे तो तुम भी मेरी प्यार के हकदार हो। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले ही साहिल अपने कमरे से चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर साहिल के प्यार की निशानी अभी तक नहीं गई थी, जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह नताशा ने मेरे चेहरे को देखा तो मैं उसे नजरें चुरा ली। उसने मेरा हाथ झटक दिया था। फिर तो अब रोज ही ऐसा होने लगा था। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। नताशा भी मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, नताशा के तो होश ही उड़ गए थे। लेकिन मैं तो खुश थी, क्योंकि मैं साहिल को खुशी देने जा रही हूँ, जो नताशा नहीं दे पाई थी। नताशा मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, यह सब क्या है? शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा कि मैंने क्या किया? कहने लगी कि आज साहिल से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी और मेरे घर पर रहते हुए यह सब काम कर रही थी। शायद वह सुनना ही नहीं चाहती थी कि यह बच्चा साहिल का बच्चा है और वह मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो साहिल पहले ही मौजूद था। नताशा कहने लगी कि यह लड़की बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि यह प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। साहिल तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। यह बदचलन है, इससे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास और नहीं रखना चाहती। मैं इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती। फिर कहने लगी कि मैं उससे अब नहीं मिलूंगी, ना मिला करूँ। अपने घर पर ध्यान दूँ, तुम पर ध्यान दूंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। बस उसे बाहर निकाल दो, इसे तलाक दे दो। रोए जा रही थी और जो कुछ उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी, लेकिन साहिल की नज़र तो मुझ पर ही थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो? शायद वह नताशा की हर बात को कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मुझे जो मांगो तुम्हें दे दूंगा। यह देखकर नताशा ने तूफान खड़ा कर दिया था। वह साहिल के पास आई, उसको मुझे अलग कर दिया और मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी कि निकाल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी साहिल के पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। यह कहना था कि साहिल ने उसे जोर जोर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, खबरदार जो सुनैना को कुछ भी कहा। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी नुकसान पहुँचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने कम कुर्बानी नहीं ली है। उसे अपनी मोहब्बत की खातिर सुनैना मेरी पत्नी है। अब इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम्हें तुम्हारे फैसले पर आज़ाद छोड़ता हूँ। यह सुना था कि नताशा अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोने लगी। अब मेरा दिल तड़प रहा था कि मैं क्यों उसे रोने दिया। हमेशा उसे अपने साथ लगाकर उसके आंसू पोंछते, लेकिन साहिल ने मुझे अपने कमरे में जाने दिया। कहने लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे जाने की, वरना यह तुमसे जीने का हक भी छीन लेगी। वह अंदर रो रही थी और मैं बाहर आंसू बहा रही थी। मोहब्बत तो मुझे नताशा से भी थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। अब बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए थे।
तीनों एक दूसरे से कटे कटे घूम रहे थे, कोई किसी से बात ही नहीं करता था। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अगले दिन नताशा बहुत चुप थी, लेकिन मैं उसके सामने से जरूर घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। कहने लगी कि मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने बॉक्स मेरी गोद में रख दिया। इसमें शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। साहिल और खुद को तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहा करूंगी। समझ गई थी कि जो कुछ मैंने किया है वह गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर नताशा अपने शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया था और दूसरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, नताशा यह बैग किस लिए? नताशा कहने लगी कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। सुने ना, हमेशा साहिल के साथ खुश रहना। अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेली ही जीऊँगी। नताशा को रोकने की मैं बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने साहिल से कहा, प्लीज़ मुझे तलाक दे देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रह सकूँ। शायद साहिल का दिल भी नताशा की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसने नताशा को रोकने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके नताशा को दे दिए थे। नताशा चुपचाप दोबारा अपने अनाथ आश्रम लौट गई थी। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि नताशा वहाँ की इंचार्ज बन गई है और अब पूरा अनाथ आश्रम वही संभालती है। मैं कभी कभी उससे मिलने जाती हूँ। वह मुझसे ऐसे ही खुश होकर मिलती थी, लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस होती है। एक दिन अनाथ आश्रम में नताशा को मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव सुमित से हो गया था। उसके साथ एक लड़की थी, उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वह एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो सुमित? लड़की की तरफ देखा, मेरी नज़र का मतलब समझ गया था। कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठा रहता? मुझे भी तो शादी करनी थी। मुझे सुमित से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जीने का हक था। किसी एक इंसान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मैं सुमित को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई, जहाँ मेरा पति साहिल मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। मैं भी साहिल के सीने पर अपना सिर रख दिया। मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। अगर एक दुख है कि नताशा खुश नहीं थी, तो मैं भी उदास हो जाती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? जो कुछ हुआ था उसकी खुद की गलती से हुआ था। हमारी शादी को 5 साल बीत गए हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, नताशा का फैसला सही था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।